नमस्कार, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस शो में हम टैक्स पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, जेन ज़ी यंगस्टर्स के लिए इस बजट में क्या खास है और क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। लेकिन ये सब हम करेंगे फिनफ्लुएंसर्स के जरिए। फिनफ्लुएंसर्स यानी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जो डिजिटल भाषा में आज के यूथ को समझाते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में चल क्या रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित त्यागी भी है। अरुण, आप इससे पहले भी इनसे बात कर रहे थे क्योंकि सुबह से ही लोग लगातार ना थोड़ा सा बोर हो गए हैं सुन के इंडस्ट्री कैप्टन्स की बातें और नेताओं से बातें। तो जैसे अरुण बता रहे थे, अब उन लोगों की बातें सुनते हैं जो ऑलरेडी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के लिए ये जो उनका खुद का बजट है उसको बड़ा सिंप्लीफाई करके उन्हें समझा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे आपके लिए भी इस शो के द्वारा इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के साथ थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करा जाए, सरल भाषा में आपको चीजें समझ में आए इस पूरे बजट में। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, सबसे पहले यही समझेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हम रील्स के अंदाज में करेंगे, तो यहां पर इस तरीके से पहले हाई होगा, फिर कुछ डांस स्टेप्स होंगे, टेक्स्ट आएगा। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर एक न्यूज स्टूडियो में शो कर रहे हैं। हिमानी चौधरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारी वीडियोस बनाती है फाइनेंस के ऊपर इंटरनेट पर। तो हिमानी, आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? देखिए, बजट में सबसे बड़े जो टेक अवेज हैं वो ये हैं कि सीधा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो फोकस होएगा वो मैन्युफैक्चरिंग पे होएगा, एक्सपोर्ट्स के ऊपर होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने पे होएगा क्योंकि वो अभी बहुत ऊपर है, 10% पे है। सेविंग्स वो चाहती हैं कि मिडिल क्लास और कॉमन सिटीजन और ज़्यादा करे, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा स्कीम्स लेके आई हुई हैं। और फिस्कल डेफिसिट यानी कि हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा जो हमारे पास नहीं है वो हम खर्च कर रहे हैं, उसको वो कम करना चाहती हैं ताकि हम चाइना जैसे कंट्रीज के बराबर रह सकें। तो ये मेरे कुछ टेक अवेज हैं इस बजट से। ऋषभ जैन, आपको क्या लगता है? बजट सबसे बढ़िया रहा है स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स या एमएसएमई फाउंडर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी काम करने की बात कही गई है। बहुत सारी कंप्लायंसेस को कम किया गया है। एक यूनिफाइड पोर्टल की बात की गई जिसमें आप अपना सारा डेटा डालो और सिंगल स्टेप में आप बाकी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ वो डेटा साझा कर सकते हो। प्लस जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके ऊपर टैक्स का भी काफी फायदा पहुंचाया गया है। जैसे एक फ्रीलांसर था जो पहले 50 लाख रुपए तक कमाता था, वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 6% पे टैक्स दे सकता था। अब वो लिमिट बढ़ाकर कर दी गई 75 लाख, और बिजनेस के लिए यही लिमिट 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ कर दी गई है। तो टैक्स में काफी फायदा हो रहा है बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को, छोटे बिजनेसेस को। जय देसाई, आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा इस साल के बजट में? से जी अंकित बोलिए। नहीं, मुझे जय देसाई भी हमारे साथ जुड़ गए। तो जैसे कि आप पूछ रहे थे जय देसाई से, मैं बस एक चीज जोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं अभी एसआरसीसी कॉलेज में था और यहां पर बड़े शार्प यंग स्टूडेंट्स थे जो अपने अपने सवाल पूछ रहे थे। उनका एक ये सवाल था कि ये जो नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात हो रही है, तो जैसे हिमानी कह रही थी कि एक तरफ सरकार बढ़ावा दे रही है बचत के लिए, कहीं ना कहीं जब सरकार की तरफ से पुश आता है न्यू टैक्स रिजीम में, जो पुरानी टैक्स रिजीम थी उसमें बचत के, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो क्या वहां सरकार थोड़ा एक हतोत्साहित या डिस्करेजमेंट है जो पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके तहत जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट लोग करते थे उस पर? जय, आप इसका जवाब देना चाहते हैं? हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है, बट या देयर इज एक शिफ्ट है फोकस का कि अब सेविंग से स्पेंडिंग तरफ फोकस ज्यादा हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते आप। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो, उसका हमें टैक्स डिडक्शन मिल जाता था। बट अभी न्यू टैक्स रेजिम में वो डिडक्शंस नहीं ले पाते। एंड गवर्नमेंट सूनर और लेटर शायद ये हो सकता है कि सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम ही रहे, ओल्ड टैक्स रेजिम को कंप्लीटली डिस्कार्ड भी किया जाए। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो सकता है। तो दर्शक ये जरूर नोट करें कि फाइनेंस मिनिस्टर जो उन्होंने कहा है कि ये डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन आप फिर भी चूज कर सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम। लेकिन अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ओल्ड और नए, इस पर डिसाइड कैसे करें कि मान लिया कि ठीक है ओल्ड वाले में आपके पास एग्जम्पशंस है, नए वाले में एग्जम्पशंस नहीं है। हालांकि उसकी जो टैक्स स्लैब्स है वो अलग है और रिबेट का लिमिट बढ़ा दिया गया है, लेकिन कैसे कोई एक इंडिविजुअल डिसाइड करे? ऋषभ, अगर आप इसका जवाब दे पाए कि कोई एक इंडिविजुअल कैसे डिसाइड करे कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स पे करना है या नए से? देखिए,
इस वाले बजट में एक जो अपडेट लाया गया है न्यू टैक्स रजीम के बारे में, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस बजट से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। और जो लिमिट है वो 7 लाख रुपए तक कर दी गई है, जिसमें 87A की रिबेट लगाकर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, जिनकी सैलरी स्लिप में वो अक्सर HRA, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे कंपोनेंट्स देखते हैं, जो उनकी सैलरी का 40 से 50% बनाते हैं। और ये सारे कंपोनेंट ओल्ड टैक्स रजीम में अंडर सेक्शन 10 एग्जम्प्ट रहते हैं, मतलब इस पे कोई टैक्स बनता ही नहीं है, टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपको ये सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो मोर ऑफन देन नॉट ओल्ड टैक्स रजीम अभी भी आपको बहुत फायदा देने वाली है। लेकिन अगर आप अभी ऐसे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, अपने पेरेंट के घर में रहते हैं, HRA आपका नहीं लग रहा है, 50,000 रुपए तक सैलरी है, देन डेफिनेटली न्यू टैक्स रजीम में बिना कोई झंझट के आप 7 लाख रुपए तक जीरो टैक्स दे पाएंगे। अंकित, वही यंगस्टर्स ये आजकल इंस्टाग्राम पर या और बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोल्स बहुत करते हैं, ये और ने। आपने वहां से क्या सेंस पिक की? ये का ज्यादा सेंस है या ने का? देखिए, एसआरसीसी में बड़ा कमाल की थी, जो उनके टीचर्स हैं उनकी तरफ से बजट को 10 में से 10 या 9.5 दिए जा रहे थे, और जो स्टूडेंट्स हैं, या हमने यहां पर बिल्कुल ये और ने वाली वोटिंग भी कराई, तो उसमें बजट को अनसैटिस्फैक्टरी कहने वाले बच्चे ज्यादा थे। और उसका मैं एक सवाल, अगर हिमानी इसका जवाब दे पाए, हिमानी, ये भी था कि लॉट ऑफ यंगस्टर्स यहां पर वो इस बात से थोड़े नाखुश थे कि जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में निर्मला सीतारमण ने इस बार कुछ भी नहीं कहा, और साथ ही साथ फिनटेक को लेकर भी वो कह रहे थे कि बहुत एनकरेजिंग बजट उनको नहीं लगा। आपका उस पर क्या व्यू है? देखिए, क्रिप्टो के बारे में या किसी भी वर्चुअल एसेट के बारे में तो इस बजट में डिस्कस ही नहीं हुआ। इट वाज एज इफ कि उसको हम इग्नोर कर रहे हैं एस्पेक्ट कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी इकोनॉमी में। इवन पहले भी गवर्नर ने ये बोला था कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की है हमारे लिए, अभी तक उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो उसको तो हमें बैन ही कर देना चाहिए। तो डेफिनेटली जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते थे, इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं करूंगी, पर जो ट्रेडिंग करते थे और वॉलेटिलिटी से उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता था, उन लोगों के लिए बहुत हताश होने वाली खबर है कि इस बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई। दे वर एक्सपेक्टिंग कि TDS भी कम होगा या टैक्स रेट भी कम होगा, बट गिवन द रिस्की नेचर ऑफ इट, ये भी यूथ को पता है कि जितना ज्यादा एसेट रिस्की होता रहता है, उतना ज्यादा उस पर या तो टैक्स बढ़ता रहता है, ताकि उसमें हम कम इन्वेस्ट करें या कम ट्रेड करें। तो ये हताश होने वाली बात नहीं है। आई थिंक वी शुड वेट ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ सके। हमारा पिछले बजट में बोला गया था कि डिजिटल रुपी आएगा, वो भी एक क्रिप्टो करेंसी की तरह ही काम करेगा, उसकी पायलट टेस्टिंग चल रही है, तो उसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। फिनटेक में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो फिनटेक में जो स्टार्टअप को बूस्ट मिल रहा है ना, वो सीधा सीधा फिनटेक्स को भी मिल रहा है, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए AI आ रहा है, रोबोटिक्स आ रही है। तो सीधा सीधा जो यूथ है उनको कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी अलग बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा आप मेरे को बताओ, कोई बायस भी हो सकता है वहां पे, नहीं भी हो सकता। तो वहां पे भी फिनटेक में एज सच हताश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ स्पेसिफिक सोच रहे थे कि हाँ ये चीज आनी चाहिए और वो चीज नहीं आई, तो फिर तो कोई भी हताश होगा। और बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि शायद वो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% का भारी टैक्स लगा था, शायद उसको रिवाइज किया जाएगा, लेकिन उसका जिक्र तक भी नहीं हुआ। और बिल्कुल सही कहा मानी ने कि उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिला कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आज की रियलिटी नहीं है। अब आखिर में अंकित, बात कर लेते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इस बजट में क्या था, यूथ के लिए क्या क्या चीजें। उदाहरण के तौर पर जैसे जो 7 प्रायोरिटीज की बात हुई, उसमें से एक थी यूथ पावर, तो बहुत बड़ा पॉइंट एक उसमें ऑफ कोर्स उसका जिक्र हुआ। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सेटअप होगी। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 100 लैब्स होंगी जिसमें 5G की मदद से एप्स डेवलप की जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो अब अपने जो मेहमान है उनके पास जाना चाहूंगा कि यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जेन ज़ी के लिए क्या है इस बजट में, वो आपका क्या पिक है उसमें? अनुष्का, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। आई थिंक सबसे बड़ा तो इसमें यही है कि जो जेन ज़ी है विच हु आर जस्ट स्टार्टिंग टू अर्न, एक तो 7 लाख के नीचे दे वोंट बी हैविंग टू पे एनी इनकम टैक्स, एनी टैक्स, तो उनका पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ स्टाइपेंड्स के बारे में भी बात की है जो यूथ को दिया जाएगा। सो ओवरऑल जेन ज़ी के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, लाइक अ लॉट ऑफ एम्फेसिस, पर थोड़ी चीजें हैं। मेजॉरिटी मिडिल क्लास लोगों के लिए या जो थोड़े और अर्न करते हैं उन पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया ये बजट। हालांकि वही उन्होंने ये भी कहा कि 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वो भी बनाए जाएंगे। ऋषभ, आप बताइए, आपको लगता है कुछ यंगस्टर्स के लिए था इस बजट में?
हाँ, कुछ छोटे मोटे बदलाव जैसे किए गए, जैसे एग्रीटेक सेक्टर के लिए एक फंड बनाया गया है, 157 न्यू कॉलेजेस खोली गई है। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि कॉलेज वाले डिसअपॉइंटेड क्यों है। एक और इसमें चीज है जो फाइन पॉइंट में रह गई। बेसिकली आज के यंगस्टर बहुत ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। उन ऑनलाइन गेम्स पर 10,000 रुपए तक टीडीएस पहले नहीं था, लेकिन वो लिमिट हटाकर अब 0 कर दी गई। मतलब आप ऑनलाइन गेम के लिए अगर 100 रुपए भी कमा रहे हो तो उस पर भी टैक्स कट के ही अब आपके पास आने वाला है। तो दिस वाज हिडन इन सम फाइन प्रिंट अपेंडिक्स, लेकिन ये एक और बदलाव आया है जिससे मुझे लगता है काफी सारे युवा थोड़ा सा खफा होने वाले हैं सरकार से। अंकित, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ये युवा जो हैं वो खफा होने वाले हैं, लेकिन जैसे अनुष्का इससे पहले बोल रही थी कि सरकार ने मिडिल क्लास का इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा है। कोशिश करी है कि मिडिल क्लास को, जो हर बार शिकायत रहती थी, क्योंकि अरुण इलेक्शन ईयर भी है तो उनको सरकार को थोड़ा तो बैलेंसिंग एक्ट वहां पर जरूर करना ही होगा। मैं जाने से पहले एक छोटी सी और एक और बात पूछना चाहता हूं। आप जो भी वहां पे हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, कोई भी ये सवाल इसको लेना चाहें, कुल मिलाकर ये जो बजट है, क्या ये बजट बहुत एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन वाला बजट है, या सरकार ने सेफ प्ले किया है, बैलेंस बजट करके सेफ प्ले किया है इस बार? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये मिडिल क्लास के लिए बजट है, देयर इज़ अ रीज़न कि मिडिल क्लास को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसलिए नहीं कि आगे इलेक्शन आने वाला है, इसलिए भी क्योंकि पिछले 25 साल में मिडिल क्लास की पॉपुलेशन डबल हो गई है और अगले 25 साल में भी वो डबल होएगी, फ्रॉम करंट 31% टू 61%। इसीलिए जब 2047 की बात की जाती है कि इंडिपेंडेंस के बाद 100 साल बाद हम कहाँ होंगे, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा होंगे, इसलिए बेनिफिट्स भी सबसे ज़्यादा उनको प्रोवाइड किए गए हैं। जय, आपका क्या कहना है कि ये एक मिडिल पाथ लिया गया या फिर एक फोकस था कि ठीक है मिडिल क्लास को खुश करना है? आई थिंक मिडिल क्लास को खुश तो किया ही है, बट साथ साथ में हम जैसे वो स्किल डेवलपमेंट वाली बात कर रहे थे, देयर आर ऑल्सो 3 एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे। तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाएगा, ताकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और लीडिंग इंडस्ट्रीज है उनके बीच में जो गैप हमेशा रहता है इन टर्म्स ऑफ एआई बहुत होता नहीं है हमारी एजुकेशन में, तो वो ब्रिज किया जाएगा। आई थिंक बैलेंस्ड पाथ है, बट काफी सारे सेक्टर्स पर फोकस भी किया गया है। तो इससे पहले हम अगली चर्चा पर बढ़े, एक ये और ने का आपसे वोटिंग ले लेते हैं। आप सबसे, हिमानी आप क्या बोलेंगी? आई से ये। ओके, एक वोट फॉर ये। आप बताइए ऋषभ। वेरी बैलेंस्ड ये। ओके, 2 ये। जय देसाई? ये 3 ये। अनुष्का, आपका क्या कहना है? बैलेंस्ड, बीच में कहीं पे। तो मेजॉरिटी यहां पर ये कह रहा है। और वही जय, आप अगर हम जेंजी वाले डिस्कशन पर थे तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए एक पॉइंट क्या स्टैंड आउट किया, यंगस्टर्स के लिए क्या था? जैसे डिजिटल लाइब्रेरी की बात हुई, नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो भी एस्टैब्लिश होंगे, इस तरीके की बात हुई, और कुछ स्टार्टअप्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरियाज में, उनके लिए भी प्रोत्साहन, उनको भी देने के लिए कुछ स्कीम जो है वो शुरू होंगी। डेफिनेटली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे कि उसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मेन फोकस मेरे लिए रहा एमएसएमईज के लिए काफी बूस्ट किया जाएगा। ये मतलब एमएसएमई को काफी बूस्ट मिला है ये बजट में। जैसे कि क्रेडिट गारंटी की बात हुई, फिर दूसरी बात ये भी हुई कि नॉन कोलेटरल लोन्स दी जाएगी। क्रेडिट गारंटी के लिए 9,000 करोड़ का इन्फ्यूजन किया गया। I think that is a very good thing for MSMEs. अरुण, मैं एक बात जानना चाहता हूं, अगर ऋषभ इस सवाल को ले पाए, क्योंकि हम यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जो एजुकेशन पे ओवरऑल एक्सपेंडिचर है और हेल्थ पे भी अगर मैं थोड़ा बात करूं, ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, वो इस बार उम्मीद थी कि हेल्थ पे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा। हम अभी कोविड के दौर से गुजरे हैं, सब लोग सिर्फ हेल्थ के बारे में ही बात कर रहे थे। वहां पर सरकार ने थोड़ी उतना एग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखाया है। जो एक्सपेंडिचर है वो कोई बहुत बड़ा उसमें जंप नहीं आया एजुकेशन और हेल्थ में। क्या उसको लेकर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है? ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इवन इस ईयर में भी सरकार काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। तो इस बार सरकार को बैलेंस्ड करना ही था वो चीज, बिकॉज हेल्थ केयर पे सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग हुई है, काफी पीक पिछले 2 सालों में। तो इस साल वो एक बैलेंस्ड व्यू के साथ सरकार चली थी, एंड डिसअपॉइंटिंग होने वाली कोई बात नहीं इस बजट में। मुझे लगा कि काफी थॉटफुल, काफी सिस्टमेटिक, काफी बैलेंस्ड बजट बना है। देयर आर नॉट लॉट ऑफ फ्रीबीज, देयर आर नॉट लॉट ऑफ टैक्स, न्यू टैक्सेस एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी राहत ही मिली है हर जगह से।
तो मुझे लगता है ये जो बजट गया है, पिछले दो तीन बजट अगर मैं देखूं तो उसके कंपैरिजन में ये जो बजट है काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार बजट मुझे लगता है। क्योंकि जिक्र हुआ है ये मेडिकल का, तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब वो ऑफ कोर्स बहुत सारे उसमें पॉइंट्स दिए गए, बट वो डिबेटेबल है। तो आपका इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इमानी? जैसे इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया जो रिकवरी है वो कंप्लीट है और अब हम प्रोग्रेस की पाथ पर है, आप उससे अग्री करती हैं? 100% रिकवरी होती तो हम एमएसएमईज के लिए अभी भी गारंटीड कोलैटरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। बजट के टाइम पे भी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि वो अभी भी हिट हैं और उनको अभी भी रिकवर करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे मैंने बोला पहले भी कि बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यूथ की स्किल सेट बढ़ा सकते हैं या हम नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली उस डायरेक्शन में काफी स्टेप्स लिए गए हैं। तो हाँ, डेफिनेटली इस मामले में अगर बात की जाए तो रिकवरी पूरी नहीं हुई है, बट एक विजन है, एक डायरेक्शन है एंड लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है। अनुष्का, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्योंकि जैसे अरुण बता रहे थे सबसे बड़ा जो यूथ के लिए भी एक बड़ा फैक्टर होता है वो एम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो काफी ज्यादा है, और हम तब ये बात कर रहे हैं इस बजट की जब अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा ग्लोबली भी और इंडिया में भी कई सारे स्टार्टअप्स में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों की नौकरी गई है। तो क्या इस बजट में एम्प्लॉयमेंट को लेकर और जो इस तरीके का माहौल अभी ग्लोबली बन रहा है उससे हमें इंसुलेट करने के लिए आपको दिखता है कि बजट में कुछ किया गया हो? देखिए, इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी फोकस किया गया है। 30.4 लाख करोड़ ऑलमोस्ट वहां पे हम स्पेंड कर रहे हैं ना। जब भी एक इकोनॉमी, आज अगर हम देखें इन्फ्लेशन इतना हाई है, ग्लोबली ऑल्सो थिंग्स इतने अच्छे नहीं है, तो इतने जब हाई इन्फ्लेशन होता है, व्हेन मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट गुड, तब हम डायरेक्टली कुछ इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते, डायरेक्ट फाइनेंसिंग है, डायरेक्ट हम सब्सिडीज नहीं दे सकते। व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है हम उसको एक्सपैंड करें, हम उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि फ्रूटफुल रेवेन्यू जनरेशन हो, एंड वो एम्फेसिस गवर्नमेंट ने बजट में दिया है। तो ये जो आज का सिनेरियो है ऑफ लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, वो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो गवर्नमेंट कर रही है एंड उसको देखते देखते प्राइवेट सेक्टर भी करेगी, उससे सॉल्व होगा। If I can add one point on this, जी। so एक स्कीम है अप्रेंटिस एक्ट के तहत, उसमें इसी बजट में बताया गया है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में 47 लाख यूथ को गवर्नमेंट जो ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय करता है इंटर्न्स को, उसका एक पार्ट स्टाइपेंड का गवर्नमेंट देती है स्कीम के तहत। तो स्कीम को और एक्सपैंड किया गया है। तो दिस इज द न्यू वर्कफोर्स जो कॉलेज स्टूडेंट है या जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनको अब इंडस्ट्री एज अ इंटर्न हायर कर पाएगी, उनको ट्रेन कर पाएगी, एंड होपफुली जब वो 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग ले चुके होंगे तो उनको वहीं से ही प्लेसमेंट्स ऑफर वगैरह मिलेंगे। तो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ फीडबैक दिया है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रेवड़ियां बांटी है, उसमें बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वे में बताया गया है कि यार किस तरह से इंटर्न को हम जॉब मार्केट में लेकर आएंगे, और उस इंटर्न को रखने का इंडस्ट्री को थोड़ा सा इंसेंटिवाइजेशन किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। देयर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स फॉर एम्प्लॉयज एज वेल, जैसे जो लीव इनकैशमेंट है उसके ऊपर भी जो पहले बहुत सालों से 3 लाख रुपए की लिमिट थी, अब उसको 25 लाख रुपए किया गया है। इनफैक्ट जो लोग ईपीएफ में, कई लोगों का पैन नहीं होते, तो जब ईपीएफ से अपना पैसा निकालते हैं तो उनका 30% टैक्स कट जाता है। अभी एटलीस्ट उस 30% टैक्स को घटाकर 20% किया गया है। तो छोटे छोटे जो बदलाव किए गए, मुझे लगता है वो एक बड़ा इंपैक्ट लेके आएंगे इन कमिंग फ्यू ईयर्स। आप बात कर रहे थे नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम की, जिसके अंडर एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी और 47 लाख जो यूथ है उसे अगले 3 सालों में जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस अप्रेंटिसशिप के जरिए। तब आखिर में, क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी दुनिया जो है वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब के आसपास घूमती है, तो ट्रैवल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आखिर में यंगस्टर्स को फोकस करते हुए ट्रैवल का भी एक जो पार्ट है वो इसमें आज, यानी 50 डेस्टिनेशंस ऐसी हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया कि उन पर काम होगा और ऐप के जरिए उन्हें प्रमोट किया जाएगा। उसके अलावा या फिर इस पॉइंट पर आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया गया, स्पेशली यूथ को फोकस में रखते हुए और आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फोकस में रखते हुए? हिमानी, आपसे शुरू करते हैं।
हाँ जी, आई थिंक आधे से पौना घंटा इस बारे में बात हुई थी बजट में कि टूरिज्म को हमको बूस्ट देना पड़ेगा बाय 2047 और वो भी स्पेसिफिक विलेजेस जहाँ पे इवन हमको भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि हम बाहर चले जाते हैं। हम बाहर जो चीप डेस्टिनेशंस होते हैं उनको प्रेफर करते हैं रादर दैन जो हमारे इंडिया में खुद में प्रेजेंट है और हमें खुद को भी नहीं पता। तो टूरिज्म एज अ सेक्टर पहले बजट में इतना ज्यादा उस पर फोकस भी नहीं होता था, इतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं होता था, बट गिवन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब है, प्लस जो यूथ करना चाहता है, यूथ जाना चाहता है, आज की डेट में बहुत सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो इंडिया के कोना कोना नाप रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं उन वीडियोस को, उन्हें भी वहां जाना है। कहाँ से आएगा बजट, वो सब चीज़ों के लिए भी उन्होंने सपोर्ट दिया है, थोड़ा बहुत जितना भी दिया है, बट हाँ टूरिज्म एज अ सेक्टर उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला है, विच इज़ अ गुड थिंग। देखो, अपना देश स्कीम का नाम है और इसके अंडर ये 50 जो ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है ताकि जो यूथ है वो अपना देश देखे और डोमेस्टिक टूरिज्म को फिलहाल जो है वो एक पुश देने की कोशिश की गई। अंकित, बिल्कुल, और जरूरी भी है। पूरी दुनिया ट्रैवल बहुत सिर्फ आपको घूमने से मतलब ऐसा ही नहीं है कि मजा मिलता है, लेकिन आप सीखते भी बहुत हैं। तो अपने देश को ठीक से जान लीजिए, बाकी चीजें भी आप बाहर बहुत कर पाएंगे। सो काफी कुल मिलाकर अरुण जो समझ में आया अपने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से भी बात करके, स्टेबल बजट है, बैलेंस बजट है, इलेक्शन ईयर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने खजाना खोल के जबरदस्त खर्चा कर दिया है कि बस लोगों को अट्रैक्टिव स्कीम्स बांट दी जाएं। कुल मिलाकर सेफ बजट इस बार का कम से कम जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, और जैसे हमने यहां पर अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ पोल की ही थी कि ये या नहीं, तो उसमें ज्यादा आवाजें ये को लेकर थी। बट इसी के साथ ही फिलहाल ये शो यहां पर खत्म होता है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की हमारी ताकि हम इस बजट को आसान तरीके में और भाषा में समझ पाए। अंकित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए NDTV।